यू आर वेलकम ऑन CMA हाइट्स चैनल। आज जो मैं आपके साथ ये क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपकी क्लास पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल पे है, ग्रुप थर्ड का पेपर है। इसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये जो ग्रुप थर्ड का पेपर है, इसका पेपर नंबर है 15। पेपर नंबर क्या है? 15। और जो हम ये आज क्लास ले रहे हैं आपकी, इस क्लास का नंबर है 68, 6868. So you know it very well that 68 is coming based on following this as reference material जो स्टडी नोट्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। मैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था जो आपके ग्रुप सी में आता है, आई बिलीव ग्रुप सी में आता है आपका, जो कि स्टडी नोट 6 में एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिकल टूल इन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। तो मैं आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग करा रहा था। मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो था 6.2 में मैंने आपके जो थे सवाल कराए थे, उसमें आपका ये था कि जो आपके सवाल थे उसमें इशू ये हो रहा था कि आपके सिंप्लेक्स से वो सॉल्व करने की बात करता था, लेकिन सिंप्लेक्स से उन्होंने सॉल्व नहीं किया था। तो इमीडिएट पिछली क्लास में मैंने आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 को जो था वो सिंप्लेक्स के साथ सॉल्व करके दिखाया था, जो कि एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपको एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और करा दूं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम मैं आपको करा करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक की कम से कम अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले की 3-4 क्लास जो भी हैं 6.2 टॉपिक जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसको आप जरूर देख लें। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा नहीं। तो मैं आज आपको एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ जो एडिशनल है, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बुक में नहीं है, सिलेबस में भी प्रोबेबली नहीं है और नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। तो हमने पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की थी, अभी मैं एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहा हूँ। और मैं आपको शुरू करूंगा कि डायरेक्ट आप लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपको मान लीजिए एक मैं एडिशनल प्रॉब्लम है ये, इसमें आपका है z जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, ये मिनिमाइजेशन करना है, z मिन बोलेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 माइनस 3x2, ठीक है, प्लस 2x3। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है। और इसके जो सब्जेक्ट टू आपकी जो कंस्टेंट है, सब्जेक्ट टू वो मैं लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट टू क्या है? 3x1 पहली जो कंस्टेंट है, माइनस x2, राइट, प्लस 2x3, दिस इज लेस देन इक्वल टू 7, राइट। तो ये पहली कंस्टेंट है। दूसरे में क्या है? आप जो है इसको -2x1 प्लस 4x2, राइट, और इसमें x3 नहीं है, ये आपका 12 आएगा इस साइड में, लेस देन इक्वल टू 12। एंड दिस इज अगेन थर्ड कंस्टेंट इज -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3। ये आपकी एक है इक्वेशन थर्ड, जिसमें थर्ड कंस्टेंट है, ये 10 है। तो ये आपको जो जो ये लिखी है कॉनोनिकल फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या फॉर्म बोलते हैं इसको? इस प्रॉब्लम को क्या फॉर्म बोलेंगे? इसको जो ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम कोनोनिकल फॉर्म, CONO, कोनोनिकल फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक नॉन निगेटिविटी की कंस्टेंट जो होती है x1, x2 एंड x3, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करना है। पहले हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपको कराई थी इमीडिएट पिछली क्लास में, और मैं आपसे एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप अगर इसको देख रहे हैं तो पहले आप जो 3-4 क्लासें हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं ये समझ में नहीं आएगी अगर आपने वो नहीं देखी है तो, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमने मिनिमाइजेशन की ये प्रॉब्लम है, हमने मैक्सिमाइजेशन की थी, तो हम इसको मैक्सिमाइज फॉर्म में लिखने के लिए -1 से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो
इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका मैक्सिमाइजेशन का। इसको हम बोलेंगे मैक्स जेड डैश, मतलब ये मैक्सिमाइजेशन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो पुरानी जैसी प्रॉब्लम ही बन जाएगी। इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x1 प्लस 3x2, राइट, प्लस सॉरी ये अगेन माइनस, ये आपका 3x2 माइनस 2x3, इसको इस वाले को माइनस से कर दिया और यहाँ मैक्स जेड लिख दिया, मैक्स जेड डैश लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और हमने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हम चूंकि 3 वेरिएबल हैं इसमें, हम स्लैक वेरिएबल इसमें यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, प्लस 0s1, ठीक है, प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। और जो आपकी ये कंस्टेंट इक्वेशन है इसमें क्या आएगा, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको इक्वेशंस को, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 3x1 प्लस सॉरी 3x1 माइनस आएगा, ये 3x1 माइनस x2 प्लस प्लस आपका ये आएगा 2x3, ठीक है, 3x1 माइनस x2 और प्लस आपका 2x, ये 2 है बेसिकली ना, थोड़ा सा लिखने में हो रहा है, x2 प्लस 2x3, और इसमें भी स्लैक वेरिएबल आप डालते हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ s1 और बाकी ये 0s2 हो जाएगा प्लस 0s3 हो जाएगा, और ये आपकी जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी तो ये 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसको लिखेंगे -2x1 प्लस 4x2, ठीक है, प्लस 0x3। मैं आपको सुविधा के लिए सारी चीजें लिख दे रहा हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है ये मुझे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी 12 आ जाएगा। इधर में आपका -4x1 प्लस 3x2, राइट, प्लस 8x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपकी ये जो फॉर्म बन गई, ये आपकी इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहीं पे आपको यहीं से इसका जो हमें क्या करना है, x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लेक्स मेथड को यूज करेंगे। और ये नॉन नेगेटिविटी जो इक्वेशन है आपको लिखनी पड़ेगी, x1 x2 और x3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हमें क्या निकालना है, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ आपका सिंप्लेक्स मेथड यूज करूंगा। सिंप्लेक्स मेथड कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको पुरानी क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुरानी क्लास देखिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं एक टेबल बनाने के लिए बेसिक, एक तो आप बेसिक लिखते हैं, फिर आप एक्स बी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं आप सी बी, राइट, ये 3 पैरामीटर्स आप लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये 3 तो आप यहाँ से लिखते हैं, बाकी 6 के 6 यहाँ से लिखते हैं। ये कौन कौन से, x1 x2 x3 s1 सॉरी s2 और s3। और एक मैंने बताया था कि रेशियो हम निकालते हैं, रेशियो को मैं आर ही लिख रहा हूँ बहुत सिंपलिसिटी के लिए, बाकी उसको ग्रीक से भी यूज कर लेते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा, आप आर ही लिख लीजिए अपने में भी। रेशियो हम निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये डिपेंड करेगा, इनिशियल में तो पड़ेगी, लेकिन जब हम टेबल का आइट्रेशन करेंगे आगे तो शायद ना भी जरूरत पड़े। और एक तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिक जो है ये बी जो है, मैंने बेसिक इसको बोलते हैं, इसमें मैंने जो ये स्लैक वेरिएबल डाले हैं s1 s2 और s3, ठीक है, s1 s2 s3 है, ये मैंने डाले हैं, इनके ये लिखते हैं हम तीनों जो हमने स्लैक वेरिएबल ये इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ सिंप्लेक्स फॉर्म में, सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए, इनकी कॉस्ट 0 होती है, तो ये 0 रिसोर्स वेरिएबल होते हैं, 0 कॉस्ट होती है इनकी। ठीक है, तो और इसमें फिर आप क्या लिखेंगे, इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनके कोफिशिएंट क्या है बताइए, s1 s2 s3 का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 0 है,
यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, ये S3 है। और एक्स बी में क्या लिखते हैं, ये वाली चीजें जो या स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम बना ली तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं ये 3, इन वैल्यूज को लिखते हैं, दिस इज 7, 12 एंड 10, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये x1 x2 x3 हैं, ठीक है, x1 x2 x3 s1 s2 s3, इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इनकी वैल्यू इनके कोफिशिएंट है, इनके कोफिशिएंट है। तो देखिए फर्स्ट पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट x1 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए जो हमने, सॉरी, x1 का कोफिशिएंट 3 है, राइट, ये गलत लिख दिया मैंने, 1 नहीं है 3 है। x1 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x1 का कोफिशिएंट है 3, x2 का क्या है -1, राइट, और x3 का क्या है 2, बाकी का इसका s1 का क्या है 1, s2 का 0 और इसका 0। इसी तरह से आप ये इनके जो कोफिशिएंट है दूसरी रो के लिख लीजिए, जैसे x1 का क्या है इसमें -2, x2 का है 4, x3 का है 0, ठीक है, s1 का है 0 1 और ये 0। ऐसी तीसरी इक्वेशन के लिए लिखिए -4, राइट, 3 -4 3 8 0 0 1। इतना काम आपने कर लिया है, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया है। ये टेबल आपकी मतलब यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, एक चीज क्या लिखनी पड़ेगी, एक सीजे लिखना पड़ेगा इसमें, सीजे, ठीक है। वो सीजे क्या है, वो सीजे आपका x1 x2 और x3 जो हैं, राइट, इसमें जो आपका ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट हैं, राइट, ये वाले, इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका, अब तो ये मैक्सिमाइज में चेंज कर दिया आपने, तो इस वाले को हम गौर करेंगे। तो इसका क्या कोफिशिएंट है, x1 के ऊपर -1 है, x2 के ऊपर +3 है और x3 के ऊपर क्या आएगा, ये -2 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार होगी। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक निकालना पड़ता है। अब नया सीजे निकालते हैं। नया सीजे कैसे निकालते हैं, नया सीजे निकालते हैं हम ZJ माइनस सीजे, जो पुराना वाला सीजे है ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा साहब, ये कैसे निकलेगा इसकी मैं बताता हूँ आपको। और यही आपका अगर आप ये निकालना सीख गए तो फिर आसान बहुत है ये सवाल, क्योंकि इसमें केवल स्टेप याद रखने पड़ते हैं आपको कैसे ये सवाल हो रहा है। तो सीजे माइनस ZJ कैसे निकलेगा, देखिए फर्स्ट टेबल के लिए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बेसिक क्या होता है, ZJ क्या होता है, जो आपका ये CB है, CB वाली टेबल के जो ये हैं, इनकी इस पर्टिकुलर जो आपकी कॉलम है, जैसे x1 वाले कॉलम में अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 × 3 प्लस 0, ये वाला 0 × 3 प्लस 0 × -2 प्लस 0 × -4। तो जो इनका सम आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस सीजे हो जाएगा, उसमें से माइनस सीजे हो जाएगा। तो आप बताइए, ये सब जीरो ही आएंगे, ये सब जीरो ही आएंगे ना, इनके सम भी जीरो ही हैं। तो इसमें से जब -1 करेंगे तो इफेक्टिवली हो क्या रहा होगा, इसका बस साइन चेंज हो जा रहा होगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलर काम आप यहाँ करके देख लो, 0 × -1 0, 0 × 4 0 प्लस 0 × 3 0, इसका सारे का आंसर 0 हो गया। और इसमें से -3 करो तो ये -3 आपका आ जाएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि शुरू वाली टेबल, जो पहली टेबल आप बना रहे हैं सिंप्लेक्स की, उसमें आप ये डायरेक्ट साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये 2 आ जाएगा आपका, 0 × 1 0, 0 × 4 0, 0 × 3 3, मतलब 0, तो सम इज 0 एंड 3 को -3 कर देंगे, ठीक है। और ये आपका इस तरह से भी आ जाएगा, 0 × 2 0, 0 × 0 0, 0 × 8 0 -2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं आसानी से, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आपको टेबल पूरी बनानी पड़ेगी, 0 × 1 0, 0 × दिस, और हाँ, इनके भी कोफिशिएंट आप यहाँ लिख दीजिए, ये भी आपके जो हैं 0 0 0 रहेंगे ये तो।
तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, और 0 तो ये सब 0 ही आ जाएंगे, ठीक है। शुरू में तो ये ऐसा काम हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद आपका ये सिंप्लेक्स टेबल बन गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये गौर करना है कि हम ये सवाल इनिशियली तो मिनिमाइजेशन का था, लेकिन हमने इसको मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में चेंज किया। तो हमें यहाँ क्या देखना होता है कि यहाँ कोई भी पैरामीटर, ठीक है। अब ये वर्चुअली सवाल आपका क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन का हो गया, पुराने जैसा ही हो गया। हमें ये देखना होता है कि इस पूरे इसमें कोई भी पैरामीटर जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अगर ये निगेटिव है तो हमें फिर आगे काम करना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव नहीं होता तो हमारे आंसर आ गए होते, हमारे आंसर क्या हो गए, आ गए होते, ठीक है। लेकिन ये चूंकि निगेटिव है तो हमारे आंसर कैसे आएंगे, हमारे आंसर तो आएंगे ही नहीं। तो हमें अब आइट्रेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम कॉलम का सिलेक्शन। तो जिसमें जो मोस्ट निगेटिव वैल्यू है, जैसे इस केस में तो -3 है, हो सकता है ये भी माइनस होता, तो फिर इसमें से मोस्ट निगेटिव, ठीक है। तो मोस्ट निगेटिव जो कॉलम है उस पे आप एक ऐसे एरो लगाएंगे, और इस कॉलम को आप कहेंगे, क्या कहेंगे, इस कॉलम को आप कहेंगे की कॉलम। इस कॉलम को क्या क्या आप कहेंगे, की कॉलम। लिख दूं मैं यहाँ, आप कहेंगे इसको की कॉलम, ठीक है। आप मेरे साथ ये टेबल लिखते रहिए, क्योंकि ये टेबल कई बार बनानी पड़ेगी, तो स्क्रीन मुझे साफ करनी पड़ेगी यहाँ से। ओके, फिर जब ये मैंने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, की कॉलम बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, तो मुझे ये रेशियो निकालना पड़ेगा। ये रेशियो कैसे निकालूंगा मैं, ये रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ये लिखा हुआ है एक्स बी वाले कॉलम में, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करूंगा कि जो मेरा आपका ये मेरा आया हुआ है, बेसिकली ये x2 जो आया हुआ है, जो इसके एलिमेंट हैं x2 के, जो मैंने की कॉलम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा। और एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो भी पॉजिटिव होंगी। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही होंगी, माइनस में आ रही होंगी, तो उनको हम क्या करेंगे, हम उनको नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इस आर कॉलम जो रेशियो वाले में भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा रेशियो, ये होगा एक्स बी डिवाइडेड बाई जो आपका की कॉलम आपका है उसकी जो एलिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने के लिए बता दिया, जैसे इस केस में क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाई -1, लेकिन ये तो -7 आ जाता, तो माइनस वाला मुझे लिखना ही नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। तो मैं यहाँ ये मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं। तो यहाँ यहाँ आप बताइए क्या क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ आपकी -7 आती, 7 डिवाइडेड बाई -1, तो -7 तो मैं इग्नोर कर दूंगा, कुछ लिखूंगा ही नहीं। 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या वैल्यू आएगी, 3। एंड 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगी, 3.33 समथिंग ऐसे कुछ आएगी। अच्छा, इतना काम करने के बाद क्या है, मैं लीस्ट रेशियो देखूंगा, सबसे कम रेशियो इन तीनों में। जो जो निगेटिव आया उसको तो इग्नोर कर दिया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं देखता हूं इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, सेकंड वाला। तो मैं इस रो को, इसके सामने की जो करस्पॉन्डिंग रो है, इसको मैं क्या कहूंगा, इस रो को, इस रो को मैं कहूंगा की रो। क्या मैं कहूंगा इसको, की रो कहूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, यहां तक बात बन गई। अब जो की रो और की कॉलम, ये की कॉलम था, ये क्या आपका था, की कॉलम, COLUMN, ठीक है। अब जहां की कॉलम और की रो ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उस एलिमेंट को मैं मार्क करूंगा, और उस एलिमेंट को मैं कहूंगा की एलिमेंट। इसको मैं क्या कहूंगा, जो ये मेरा ये 4 जो आ रहा था इस डिब्बे वाला, इसको मैं कहूंगा की एलिमेंट। ये मैंने की एलिमेंट चुन लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब ये मैंने देखा ये आपका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो एक ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपका की एलिमेंट है या की रो और की कॉलम है,
इसके सामने जो ये वेक्टर है, ये जो x2 है, इसको मैं कहूंगा इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, ये तो इनकमिंग वेक्टर हो गया। और जो इसके सामने, ये वाला कॉलम के सामने जो ये है, वो आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया। और इस रो के सामने जो है ये वाला, ये आपका कौन हो गया? आउट गोइंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर। अब इसका मतलब क्या था? आउटगोइंग वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये x2 जो है अब s2 की जगह आ जाएगा, x2 जो है यहां आ जाएगा। तो ये यहां से चला जाएगा, x2 यहां भी रहेगा और यहां भी आ जाएगा। तो इससे मैं आइट्रेशन परफॉर्म करूंगा। तो अगली जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें क्या लिखूंगा? यहाँ s1 x2 और s3। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, जब मैं नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ तो जो ये आपका जो मेरा की एलिमेंट आया, मुझे क्या करना होगा उसमें? मुझे ये करना होगा, जो की एलिमेंट है नई टेबल में जो बनाऊंगा, की एलिमेंट वाली जगह जो है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग है ये -1 और 3, इनको 0 बनाना पड़ेगा। यानी कि रिमेनिंग जो आपके हैं, रिमेनिंग एलिमेंट जो है आपके, किसके? की रो के। ठीक है, की रो के, उनको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो वो मैं ऑपरेशन करूंगा। कैसे करूंगा? जैसे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? अगली टेबल जब बनाऊंगा तो क्या क्या करना पड़ेगा अगली टेबल में? पहले तो यहाँ मुझे ये उतारना पड़ेगा, है ना, x2 यहाँ लाना पड़ेगा, और इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा पूरी को, तो ये 1 आ जाएगा। फिर मैं बाकी ऑपरेशन आपको करके दिखाऊंगा वो कैसे होगा। तो अभी आप इस टेबल को, पूरी टेबल को यहाँ तक इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। और जब मैं अगली टेबल बनाऊंगा, फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करूंगा, तो इसकी बिना हो नहीं सकता वो, ये आपको, क्योंकि मैं स्क्रीन यहाँ रब कर दूंगा, स्क्रीन मिटा दूंगा, अब नए से मैं शुरू करूंगा। तो आप इस टेबल को केयरफुली उतार लीजिए। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इनकमिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, की एलिमेंट क्या है, की कॉलम क्या है, की रो क्या है, ये सब आप लिख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाए। तो ये टेबल मैं मानता हूं कि आपने ये वाली जो टेबल है वो अपनी अपनी कहीं लिख ली होगी। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब मैं आगे चलता हूँ, राइट। चलिए, तो जब वो टेबल मेरे सामने है, मुझे क्या करना था? मैंने आपको बताया था, मुझे करना था कि की एलिमेंट को 0 बनाना था। ठीक है, क्या करना था? एक तो इनकमिंग वेक्टर लाना था, मैं आसानी से लिख देता हूँ, इनकमिंग वेक्टर मुझे लाना था, आउटगोइंग वेक्टर को हटाना था वहां से। और क्या था? जो आपका की एलिमेंट था उसको क्या करना था? 1 बनाना था, और रिमेनिंग को 0 बनाना था। ये काम करना था उस टेबल में। और फिर वही काम करना था, वो सारे रेशो वेशो निकालने थे, है ना। देखना था, सीजे की वैल्यू निकालनी थी। अगर वो सीजे वहां पॉजिटिव आ गया तो वो काम पूरा हो जाएगा। अगर अगर निगेटिव वैल्यू आई तो फिर आइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं आपको नया फर्स्ट आइट्रेशन इसको बोलेंगे। जो पहली टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट आइट्रेशन बोलते हैं। ये कितने भी आइट्रेशन आपको करने पड़ सकते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, चलो ये तो आप नोट कर लो, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको सीधे टेबल ही बनाता हूँ, वैसा ही टेबल बनेगा दोबारा से। इसमें हम लिखेंगे आपका ये बेसिक, बेसिक के बाद हम लिखेंगे एक्स बी, जो आप जानते हैं, जो आपने पहले भी लिखा था। यहाँ मैं लिखूंगा सी बी। ठीक है, और यहाँ जितने पैरामीटर थे आपके, वो कौन कौन से थे? x1, x2, x3, S1, S2, और एक आपका था S3। और ये रेशियो मुझे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे निकालना है कि नहीं निकालना। अगर सीजे की वैल्यू नए कोई भी निगेटिव आ गई तो दोबारा यही काम करना पड़ेगा। और जब तक ये काम करता रहना पड़ेगा, जब तक कि सारी वैल्यू 0 या पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो सेकंड आइट्रेशन भी करना पड़ेगा, थर्ड भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आपका क्या सवाल है। तो मैंने जैसे बताया था कि इसमें क्या आएगा, यहाँ S1 आएगा, और ये वाला वेक्टर यहाँ आएगा। जो ये इनकमिंग वेक्टर था, आउटगोइंग को रिप्लेस करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आपने अपने सामने वो लिखा हुआ रखा हुआ है। तो ये वाला यहाँ x2 आ जाएगा। ठीक है, और ये S3 रह जाएगा।
अब इनके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, यहाँ आपका CJ लिखा हुआ था पहले, तो उसकी वैल्यूज क्या थी यहाँ पे, आपको याद होंगी। उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू आप देखिए अपने टेबल में क्या लिखी थी, -1, 3 और -2। ठीक है, यहाँ 0 थी, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ये 0 वैल्यूज हैं, राइट। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो S1 का जो फैक्टर है वो तो 0 है, जो कोफिशिएंट है, फैक्टर नहीं बोल रहा मैं, कोफिशिएंट जो है। x2 का क्या कोफिशिएंट है, यहाँ x2 का कोफिशिएंट है ये वाला 3। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमने रख दी, इसमें हमें कोई शंका नहीं नजर आ रही। अब हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम क्या करेंगे कि ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, ये जो मैं दूसरे फर्स्ट आइट्रेशन में जो मेरी टेबल निकल के आएगी, उसमें मेरा उद्देश्य क्या था कि पुरानी जो टेबल बनी थी उसमें मुझे क्या करना था, की एलिमेंट जो था, की एलिमेंट उसको क्या बनाना था, 1, और जो रिमेनिंग एलिमेंट थे, रिमेनिंग एलिमेंट जो थे किसके, की कॉलम वाले, की कॉलम वाले, है ना, की कॉलम वाले, ऐसे लिखे जाएंगे वाले, ऐसे चलो ऐसे ही होंगे, की कॉलम वाले, उनको क्या करना है, 0 बनाना था। मतलब क्या करना है, यहाँ बनाना चाहिए और यहाँ 0 और यहाँ भी 0, इस तरह से मुझे काम करना है। तो पहली टेबल आप अपने सामने रखिए, उसमें मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं जो R2 करूंगा, अपनी R2 मतलब इस रो को, देखो इसको बोलेंगे R1 रो को, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। ये रो के नंबर हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया। तो मैं जो R2 बनाऊंगा, इसको मैं R2 डैश बनाऊंगा, क्योंकि R2 तो वहां था, अब नया मैं R2 डैश बनाऊंगा, और इसको क्या करूंगा, जो मेरा R2 पुरानी वाली टेबल का है उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसके सारे एलिमेंट को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो आप देखिए, आपकी टेबल आपके सामने है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जब मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 12 था, तो ये जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे जो भी आइटम था, यहाँ -2 था, -2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। ये जो मैंने काम किया, मतलब पुरानी वाली टेबल में मैंने उसके इस पूरी रो के जो जो भी एलिमेंट है उनको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या था, यहाँ नेक्स्ट में यहाँ 4 था, ये तो बनाना ही था, ये तो मुझे 1 बनाना ही था, ये तो मेरा काम ही था कि एलिमेंट को 1 बनाना। ठीक है, नेक्स्ट में क्या था आपका, वो 0 था, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट में क्या है, 0 था, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका 0 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो एक तो मुझे उद्देश्य प्राप्त हो गया कि मेरा की एलिमेंट जो है वो 1 बन चुका, जो की एलिमेंट है वो 1 बन चुका। अब मुझे क्या करना है, इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है पुरानी टेबल के, जो इस कॉलम में रिमेनिंग एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले की कॉलम वाले, ये जो लिखा है, इनको मुझे यहाँ 0 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुरानी टेबल में आप देखिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं R1 कैसे बनाऊंगा, R1 कैसे बनाऊं, ये मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसमें क्या है लिखा हुआ है आपका, आपका क्या लिखा हुआ था उसमें बताइए। उसमें लिखा हुआ था कि आपका 1 था यहाँ पे। ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या था, वहाँ -1 था, सॉरी, यहाँ पे -1 था पुरानी टेबल में। तो मैं अगर इस नई नई जो ये आई है, R2 आई है, अगर इसको इसमें जोड़ दूं तो बन जाएगी बात कि नहीं, क्योंकि वहां -1 था और ये +1 कर दूं मैं तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या नया ऑपरेशन करूंगा, R1 डैश इज इक्वल टू R1 जो पुरानी वाली रो है प्लस R2 डैश जो मैंने अभी अभी निकाला है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे क्या था, ऊपर में आपका यहाँ 7 था, 7 था पुरानी उसमें, अब 7 में 3 जुड़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा, राइट। अच्छा, पुरानी वाली टेबल में आपका यहाँ 3 था, अब जब 3 में आपका -1/2 जो है जुड़ेगा, मतलब घटेगा एक तरह से, तो 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, इसको हम 5/2 लिख देंगे। इसको आप कर सकते हैं, अलग से कर लीजिए आप। जैसे आपका ये क्या था पुरानी टेबल में, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। पुरानी टेबल में आपका यहाँ लिखा हुआ था, आपका क्या लिखा था, दिस वाज 3, राइट। अब 3 में आप -1/2 जोड़ेंगे तो यानी कि -1/2
आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, ओके, तो ये 5/2 आ गया। अच्छा ये तो देखिए, ये तो कहानी करनी थी, ये तो यहाँ -1 था और ये +1 जब होगा तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला ऑपरेशन अभी मैं कर रहा हूँ R1 डैश रो के लिए। अगले में क्या होगा, देखिए अगले में आपका यहाँ पे ओरिजिनली 2 था, इसमें 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका 1 था पुरानी वाली टेबल में, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पुरानी वाली टेबल में 0 था, 0 में 1/4 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 था, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सेकंड ऑपरेशन भी मेरा जो मैंने सेकंड रो ऑपरेशन किया है पहली रो बनाने के लिए नए टेबल का, वो भी पूरा हो चुका। अब मुझे फोकस किस पे करना था, ये जो मेरा की एलिमेंट अब बचा है, इसको भी यहाँ भी मुझे 0 चाहिए। तो देखिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी उसमें पुराने में यहाँ क्या लिखा हुआ था। ठीक है, पुराने में यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ तो पुराने में तो भाई यहाँ लिखा हुआ था, पुराने में यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, अब यहाँ 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो R3 बनाऊंगा मैं, R3 डैश जो बनेगा वो क्या होगा, जो पुराना R3 है उसमें से क्या माइनस करूं, इसको पहले 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करूं, है ना, जब भी तो यहाँ 3 आएगा, पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको माइनस करूं यहाँ से। तो R3 माइनस 3R2 डैश, जो ये R2 डैश बनाया है, जो ये R2 डैश मेरा बन के है ना ये वाला नया, इसको पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, जो ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से इसको घटाऊं तो यहाँ 0 बनेगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट के साथ आपको यही कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो ये आप केयरफुली कीजिए, इसमें अगर कोई गलती होगी तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका लिखा हुआ था 10 पुरानी टेबल में, आप देखिए पुरानी टेबल में आपका यहाँ 10 लिखा था। तो जब 10 तो यहाँ लिखा है और इसके एलिमेंट को 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे तो 10 माइनस 3 इंटू 3 क्या होगा, 10 माइनस 9, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही बात है ये। अच्छा पुरानी वाली टेबल में यहाँ क्या लिखा हुआ था, पुरानी वाली टेबल में यहाँ लिखा हुआ था -4, पुरानी टेबल में यहाँ क्या लिखा हुआ था, -4। ठीक है, -4 लिखा हुआ था। ओके, तो -4 था, ये लिख लिया मैंने, और -4 में से मुझे क्या करना है, इसमें इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसमें से घटाना है, तो ये साइन चेंज होगा। तो -4 लिखा हुआ था, ये प्लस हो जाएगा 3/2, राइट। तो ये क्या आएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 3/2 है, होता है बेसिकली 1.5, तो ये होगा 4 दूनी 8, -8 प्लस 3, और ये आपका हो जाएगा -5/2, राइट। तो दिस विल बी योर -5/2, ये जो है ये 5/2 आ जाएगा इधर, तो ये आप लिख दो -5/2। ऐसी हर एक के साथ आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था, इसमें यहाँ पे आपका लिखा हुआ था 3 पुरानी टेबल में, आप देखिए। तो पहले 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, वैसे है ना। वैसे भी सारा काम तो यही कर रहे थे कि ये हमें इस फॉर्मेट में लानी है कि बाकी एलिमेंट 0 बनाने हैं और की एलिमेंट को 1 रखना है, तो ये तो 0 आना ही था। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे पुरानी टेबल में देखिए आपका 8 होगा, 8 में से 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 रहेगा, 8 में से 0 गया तो 8 ही बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका 0 था पुरानी में, यहाँ 0 है तो 3 इंटू 0 0 ही होगा, 0 में से 0 गया 0 बचा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका क्या एलिमेंट था, यहाँ आपका 0 था, ठीक है। तो 0 में से फिर इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 होगा, 0 माइनस 3/4 क्या होगा, माइनस के 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 1 था पुरानी टेबल में, देखिए आप, और 0 को 3 से करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपके ये रो ऑपरेशन सारे हो गए हैं। अब मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा अब मेरा ये जो मैंने इम्प्रूव किया अपने सॉल्यूशन को, फर्स्ट आइट्रेशन किया, जब मैंने इम्प्रूव किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मेरा कोई भी एलिमेंट नीचे सीजे वाला 0 माइनस में आ गया, जो मैं सीजे अब नया निकालूंगा, जो कि क्या होगा, जेड जेड जे माइनस सी जे है, पुराने वाले सी जे।
तो अगर यहाँ फिर दोबारा से माइनस आ गया तो मुझे फिर ये कार्यक्रम दोबारा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आइट्रेशन, है ना, यही काम आपको बार बार करना पड़ेगा। तो पहले मैं देखूंगा कि भाई कैसे हो ये काम। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेड जे कैसे आता है, इस रो के लिए बात करेंगे, इस पर्टिकुलरली सेल के लिए बात करेंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और जोड़ो और फिर उसमें से ये घटाओ। तो 0 इंटू 5/2 0, 3 इंटू -1/2 क्या होगा, -3/2, क्या होगा ये -3/2, ठीक है। और प्लस 0 इंटू -5/2 ये क्या हो जाएगा 0। लो मैं करके दिखा देता हूँ पहले के लिए, जो Z1 के आएगा पहले के लिए मैं बता देता हूँ। देखो 0 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू माइनस के 1/2, ये इसके लिए कर रहे हैं ना। और 0 प्लस 0 इंटू माइनस के 5/2, इसको सबको माइनस करना है ये वाला। तो ये आपका माइनस 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 -1, ठीक है। तो ये आपके सारे जीरो ही हैं, तो ये क्या आएगा -3/2 प्लस 1। तो ये क्या आपका आया, इसका आंसर आएगा -1/2। अरे ये तो फिर माइनस में आ गया, -1/2, ठीक है। चलो अब आ गया, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये 3 हो गया। 3 में से -3 करो तो 0 आ जाएगा। 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 8, तो ये भी +2 हो गया आपका, ठीक है। अब करो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0 0, तो ये 0 ही आएगा आपका। देखो 0 इंटू 1/4 0, 3 इंटू 1/4 3/4, और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। ऐसी 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये अगेन आपका 0 आ जाएगा। तो अब समस्या क्या बची, फिर ये जो है माइनस में आ गया, ये फिर माइनस में आ गया एक एलिमेंट। अब फिर मुझे आइट्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैं वही काम करूंगा कि सबसे इसमें जो है इस पूरे उसमें मैं क्या देखूंगा, इस पूरे उसमें मैं देखूंगा कि मोस्ट निगेटिव वैल्यू किसकी है। मोस्ट निगेटिव वैल्यू अब तो एक ही है इसमें, है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इस पर्टिकुलरली रो को मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा की रो, क्या बोलूंगा, सॉरी की कॉलम। ये क्या बोलूंगा मैं, की कॉलम। और फिर मैं ये की कॉलम जो है, इसके जो एलिमेंट है इसमें इसको डिवाइड करूंगा और यहाँ रेशो निकालूंगा। इसमें रेशो निकालते टाइम एक ध्यान रखूंगा कि कोई माइनस में आ गया तो उसको इग्नोर कर दूंगा। जैसे क्या पहले का क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5/2। तो जब मैं 10 डिवाइडेड बाई 5/2 करूंगा, है ना, 10 डिवाइडेड बाई 5/2 करूंगा तो क्या आएगा आंसर, देखो 10 डिवाइडेड बाई 5/2, तो इसको लिखेंगे 10 इसको मल्टीप्लाई 2/5 भी कर लीजिए, तो ये 4 आपका आ जाएगा, है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिवाइडेड बाई -1/2, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसको इग्नोर में कर दूंगा। 1 डिवाइडेड बाई -5/2, ये अगेन माइनस में आएगी, तो इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, अब एक ही वैल्यू है मेरे पास, तो इसको मैं क्या कहूंगा, की रो, है। तो ये मैं की रो आपका इस तरह से मार्क कर दूंगा, ये आपका की रो आ गया। और मैं देखूंगा कि की रो और की कॉलम ने जो एक एलिमेंट को कॉमन बनाया, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसको मैं कहूंगा की एलिमेंट। ये मेरा क्या हो गया यहाँ इस केस में 5/2 क्या हो गया, ये मेरा, ये आपका हो गया इस केस में की एलिमेंट, की एलिमेंट, ठीक है। अब फिर वही कहानी होगी कि अब आपका जो x1 होगा, ये आपका क्या होगा, इनकमिंग वेक्टर, आई भी लिख दे रहा हूं मैं इसको। और S1 क्या होगा आपका, S1 आपका होगा, यहां लिख देता हूं आउटगोइंग वेक्टर, ये आउट लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिख दूं, आउट लिख देता हूं। ये होगा आपका आउट, OUT, आउट वेक्टर, और ये होगा आपका इन वेक्टर, ठीक है। तो ये फिर दोबारा से आप इस टेबल पे आप फोकस करेंगे, पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए। अब आपके सामने जो दिख रहा है इस पे ही काम करना पड़ेगा, एक आइट्रेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोबेबली, तो मुझे लगता है सॉल्यूशन शायद मिल जाएगा। तो इस टेबल को फिर आप नोट कर लीजिए।
पूरे इत्मीनान के साथ इस टेबल की हर चीज को आप नोट कर दीजिए, क्योंकि जब मैं अब दोबारा आइट्रेशन परफॉर्म करूंगा तो यही टेबल काम करेगी। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके सामने टेबल है और आप उसी में काम कर रहे हैं। तो फिर मुझे सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं वो दोबारा से वही टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा बेसिक एक्स बी। ठीक है, इस सवाल की क्या खासियत है कि इसमें क्योंकि बार बार एक ही काम करना पड़ता है, तो आपने अगर एक सवाल कर लिया तो इसका मतलब हो गया कि आपने 2-3 सवाल तो कर ही लिए, क्योंकि एक जैसा ही काम हो रहा है। इसको मैं लिखूंगा सी बी, फिर मैं यहाँ लिखूंगा S1 S2। अब मैं थोड़ा तेज चलता हूँ क्योंकि मैं तीसरी बार काम कर रहा हूँ। S1 S2 S3, और इसको मैं लिखूंगा रेशियो। तो इसमें कोई झगड़ा है नहीं है ना, मैं कुछ छोड़ दिया, ओह सॉरी, मैं यहाँ क्या लिखूंगा X1। इसको मैं रब करता हूँ ठीक से। तो मैं इसमें यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं आपका, ये सी बी आ जाएगा X1 X2 X3 S1 S2 और S3। और शायद इस बार मुझे रेशियो पता नहीं निकालना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा होगी तो नहीं निकालना पड़े, शायद नहीं निकालना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है सवाल में किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको 1 2 3 4 5 आइट्रेशन भी करने पड़ सकते हैं, तो कैसा सवाल है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से करता हूँ। तो देखिए इस बार मेरा यहाँ आपने देखा था कि वेक्टर कौन सा यहाँ आएगा, S1 को रिप्लेस करेगा X1, तो वेक्टर बनेगा आपका X1। ठीक है, और X2 आपका पहले से ही था, और ये S3 रह जाएगा यहाँ पे इसके जो आपका जो CJ थे, इसकी वैल्यूज क्या थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू थी -1, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी यहाँ पे वो क्या थी, -1 और 3 और -2। ठीक है, ये वैल्यूज थी। तो X1 की जगह यहाँ आपका क्या आएगा, -1, यहाँ 3 था, और ये S3 है, ये X3 तो है नहीं, ये S3 है, तो ये 0 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। तो देखिए एक्स बी की वैल्यूज क्या है यहाँ, ये कैसे आएंगी, ये आपको वैसे आएंगी कि आपका जो जो आपका ये जो की रो थी उसमें की एलिमेंट को तो आपको 1 बनाना है और बाकी को 0 बनाना है। तो आप अपनी पुरानी टेबल का संज्ञान लें, उसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। ये आपका यहाँ एलिमेंट है 5/2, यहाँ पे पुरानी टेबल में आप देखिए ये 5/2 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टेबल के जो कंपोनेंट है वो उसको मैं क्या करूं, उसको मैं 5/2 से अगर डिवाइड कर दूं, 5/2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं जो R1 पहला आइट्रेशन वो पहला मैं आपका रो ऑपरेशन बनाऊंगा, R1 डैश इज इक्वल टू जो पुराना R1 है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 5/2 से। तो यहाँ चूंकि 5/2 था पहले से ही और मैंने 5/2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। यही मेरा उद्देश्य था करने का। अब मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ मेरा क्या आएगा, यहाँ देखिए 10 था मेरे पास, यहाँ था 10 मेरे पास। तो 10 को जब मैंने 5/2 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 2/5 भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ, ये आपका 5 2 जा 10 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करस्पॉन्डिंग आपका 4 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पुरानी टेबल में आप देखिए यहाँ पे क्या था आपके, यहाँ पे आपके था 0। तो 0 को 5/2 से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ करें, 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपका 2 था। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 था, तो आप ये मान लीजिए कि 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 था, तो अगर मैं 2 को आप 2 को मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा, 4/5। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा जो था 1 था। ठीक है, यहाँ पे मेरा S2 में क्या था, 1 था, तो 1 को मैंने 2/5 से मल्टीप्लाई किया एक तरह से, तो ये हो गया 2/5 आ गया। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या था S2 में, S1 में 2, हाँ 2/5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास था 1/4 पुरानी टेबल में, यहाँ क्या था 1/4, तो 1/4 को 2/5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 कैसे आएगा, देखो आपका 1/4 था और इसको आपने क्या किया 2/5
5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा ये हो गया और ये 1/10 आपका आ जाएगा। तो ये 1/10 हो गया। S3 में आपका वहाँ 0 था तो 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा पहला और जो मैंने रो था वो परफॉर्म कर लिया और अपना उद्देश्य अचीव कर लिया। दूसरा क्या है कि जो मेरा ये की जो कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट थे मतलब यहाँ और यहाँ मुझे 0 चाहिए। तो किस तरह से ऑपरेशन को मैं परफॉर्म करूँ, ये मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि यहाँ तो 0 ही है। थर्ड वाले में तो आप देखिए आपके में क्या है वहाँ पे, नहीं 0 नहीं, माइनस सब में करना पड़ेगा। ठीक है लेट्स सी। तो अच्छा, तो अब मैंने R1 कर लिया। R2 के लिए मैं क्या करूं, R2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए R2 में मेरा यहाँ पे क्या था एलिमेंट, यहाँ पे 1/2 था माइनस का। पुरानी टेबल को आप देखिए यहाँ -1/2 था और यहाँ पे अभी 1 है। तो जो R2 डैश बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि R2 जो मेरा पुराना है माइनस जो मैंने ये R1 निकाला है उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड नहीं, माइनस नहीं करूंगा बल्कि प्लस करूंगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ माइनस में है ना। तो ये प्लस में 1/2 होगा, ये माइनस में 1/2 है, तो दोनों जुड़ेंगे तो एक दूसरे को नलीफाइड कर देंगे। तो इस ऑपरेशन के साथ अब मैं काम करूंगा। तो इसके जो एलिमेंट है पहले उनको 2 से डिवाइड करूंगा और इसके जो पुराने एलिमेंट थे यहाँ उसको यहाँ जोड़ के लिख दूंगा साथ में। तो देखिए आपको याद होगा कि आपकी पुरानी टेबल में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे आपके S2 पे। देखिए यहाँ पे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और यहाँ पहले से 3 लिखा हुआ था तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे आपका था यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था -1/2। अब इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा और इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यही तो उद्देश्य भी था। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ था पुराने उसमें, यहाँ पे आपका लिखा हुआ था x2 पे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे आपका x2 पे आपका 1 लिखा हुआ था और यहाँ 0 से करेंगे ऑपरेशन तो ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या था अगले उसमें नहीं सॉरी एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ आपका क्या था, यहाँ 0 था। अब पुराने वाले टेबल में अब इसमें क्या जोड़ना है, इस 0 में जो पुराना 0 था इसमें इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिए 1/2 से और फिर यहाँ जोड़िए तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे आपका क्या एलिमेंट था पुराने उसमें, यहाँ पे आपका अगेन जो है S1 पे 0 था। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसको 0 में ये क्या बनेगा 2 से डिवाइड करने पे 1/5 बनेगा और 0 में जोड़ने पे क्या हो जाएगा 1/5 ही हो जाएगा, है ना, 1/5 ही हो जाएगा। तो मैं इसे S2 का बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। ये इस वाले इसमें देखिए यहाँ पे आपका था 1/4 तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 1/20, राइट। ये तो 1/20 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 1/4 में, है ना, तो ये आपका 20 आ जाएगा तो ये 21 होगा और ये आपका हो जाएगा 5 तो दिस विल बी 6/20 और इसको फिर 2 से आप जो है 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20 तो यू मे राइट इट 3/10 और यू मे आल्सो राइट इट 6/20 तो इट्स योर चॉइस। तो दिस विल बी 3/10, राइट, 3/10। अच्छा नेक्स्ट में आपका यहाँ पे क्या था एलिमेंट, ये आपका 0 था और यहाँ भी 0 था तो कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो दोनों एलिमेंट 0 हैं और कोई सम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगेन इट विल बी 0 ओनली, राइट। तो सेम काम अब मैं अब ये चूंकि यहाँ भी मुझे 0 बनाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि पुरानी टेबल में क्या था मेरे पास। यहाँ पे था मेरे पास -5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या था पुरानी टेबल में -5/2। अब यहाँ 1 है तो पहले मैं तो इसको क्या करूं, क्या ऑपरेशन करना चाहिए मुझे। चलो मैं इसका ऑपरेशन लिखता हूँ। R3 डैश जो मेरा बनेगा मतलब नया R3 जो बनेगा वो आपका एक तो क्या होगा R3 होगा। ठीक है, प्लस उसमें मैं क्या करूं R1 डैश जो मेरा अभी ये वाला आया है इसका
इसको मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा क्या था, अ, भाई जो देखो ये क्या है आपका, अल्टीमेटली ये 1 है ना, ये 1 है, तो 1, तो ये हो गया। और जो क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे पास है, सिंपल सिंपल था, माइनस का 5/2, पुराने टेबल में आप देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस के 5/2, इसको मुझे 1 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5/2 चाहिए ना, तभी तो होगा, तो मैं इसको पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5/2 प्लस का बनेगा, और यहाँ माइनस का 5/2 आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को करते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपके इस वाले उसमें क्या लिखा हुआ था, आपके उसमें 1 लिखा हुआ था, ठीक है, 1 लिखा हुआ था, तो 1 में आपको क्या करना है, इस ऑपरेशन के हिसाब से 1 प्लस जो आपका ये वाला है, इसको पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, 2 से 2 तो ये कर देगा, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ तो आपका -5/2 था, और इसको जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, प्लस का 5/2 माइनस का 5/2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जो कि हमारा एम भी था, हमें ये करना था, इस फॉर्मेट में लाना था इसको। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, देखिए आपका जो एलिमेंट था x2 पे, क्या एलिमेंट था उसमें, x2 पे एलिमेंट था आपका 0, राइट, x2 पे एलिमेंट क्या था यहाँ, 0 पुरानी टेबल में। अब 0 प्लस में कुछ भी ये भी 0 है, तो कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं, पुरानी टेबल में हमारे पास यहाँ क्या था, x3 पे क्या था, 8 था, ठीक है, x3 पे क्या था यहाँ, 8 था। अब इसमें मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, 8 था, ऑपरेशन क्या है यहाँ, 8 था प्लस मुझे क्या करना है, 4/5, 4/5 इंटू 5/2, ठीक है, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया और ये 2 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली आप सेम चीज यहाँ करेंगे, यहाँ आपका क्या था, पुरानी टेबल में आपको याद है S1 आपका क्या था, S1 आपका यहाँ पे 0 था, सॉरी, हाँ S1 वाले कॉलम में यहाँ पे आपका 0 था। अब 0 में आपको क्या जोड़ना है, 2/5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5/2, तो दिस विल बी 1, तो 1 में आप 0 को अगर ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट आपका था यहाँ पे माइनस का 3/4, क्या था यहाँ पे, माइनस का 3/4, ठीक है, तो -3/4 था, और इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है 1/10 यहाँ पे है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो दिस विल बी, ये 5 करेंगे तो ये आपका क्या होगा, -3/4, और ये आपका होगा +1/4, तो ये क्या बनेगा, देखिए 3/4 और 1/4 को जब हम करेंगे, ये -3/4 प्लस 1/4, तो योर 4 शैल बी द एलसीएम, और ये -3 और +1, तो ये आपका होगा -2/4, यानी कि -1/2, तो दिस विल बी योर -1/2। अच्छा, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका 1 था ओरिजिनली पुरानी टेबल में, और ये 0 है, तो ये कुछ ऐड डिलीट करेगा नहीं, तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये रो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वही सीजे निकालने की कोशिश करूंगा अपना, है ना, तो मैं सीजे निकालूंगा नया वाला, मेरा सीजे क्या होगा, सीजे जो होगा वो होगा ZJ माइनस पुराना वाला सीजे। ये कैसे निकलता है सर, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके जो ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आपको CB वाली जो वैल्यूज हैं, इसको करस्पॉन्डिंग जो इसके रो, ये वाले जो x1 x2 3 के हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सम करके और फिर ये वाला एलिमेंट माइनस करना पड़ता है। इसके लिए मैं कर रहा हूँ 1 -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो ये -1 माइनस +1, तो दिस विल बिकम 0, ठीक है, आप समझे ना, -1
प्लस जीरो टोटल इज -1, -1 में से ये -1 करो, -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दिस विल बी 0, राइट। देखिए ये कैसे निकलेगा, -1 इंटू जीरो जीरो, 3 इंटू जीरो 3 इंटू वन वन 3 और 0 इंटू जीरो 0, तो ये 3 इन सब का सम क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, देखिए हमें माइनस के 4/5 प्लस 3 इंटू ये क्या होगा 6/, वो हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ आपके सामने। देखिए ये आपका होगा माइनस के 4/5, ठीक है, माइनस के 4/5 प्लस 2 6/5 प्लस 6/5 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और उधर से क्या लाना है हमें, -2, उधर से -2, तो माइनस माइनस ये -2 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें जब हम इसको वो करेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपका 5 और -4 प्लस 6 और ये +2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये बनेगा आपका 2/5 प्लस 2, 2/5 प्लस 2 क्या होगा जी, 2/5 प्लस 2, 2/5 प्लस 2, देखो निकाल लेते हैं इसको, क्या आएगा, ये 12/5 आ जाएगा ना, ये 5 एलसीएम आ गया, ये 2 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ठीक है, तो 12/5 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका यहाँ, 12/5 पॉजिटिव हो गया। अच्छा माइनस, देखिए यहाँ तो सब में 0 ही है, इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो जो वैल्यू आएंगी इन्हीं की आएंगी। -2/5 प्लस 3/5, ठीक है, क्या आएगी ये मैं कर दे रहा हूँ, -2/5 प्लस 3/5, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2/5 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी ये, नहीं 1/5, 1/5, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, S1 की वैल्यू आपकी 1/5 हो जाएगी। इसको देखिए -1/10 और 9/10, ठीक है, -1/10 प्लस के 9/10, तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी द 8/10, और इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, तो जो आपको मन करे आप लिख लीजिए 4/5 या 8/10, जो भी आपको पसंद आए। 0 -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और ये अगेन 0, तो सारा ये 0 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपकी जो ये वाला बना है, इसमें कोई भी वैल्यू आपको निगेटिव दिखती है क्या, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है। जब कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन रीच हो चुका, आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंप्लेक्स के हिसाब से रीच हो चुका, बिकॉज जो आपका नया सीजे आपने ये कैलकुलेट किया है इसमें कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, कोई भी वैल्यू इसमें निगेटिव नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन रीच हो चुका, बेस्ट सॉल्यूशन रीच हो चुका। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू डायरेक्टली हमें, जैसे ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली x1 की वैल्यू है, ये वाली x2 की वैल्यू है, और चूंकि यहाँ पे x3 आया ही नहीं तो x3 की वैल्यू 0 मान ली जाएगी इसमें। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा उसका, आप लिखे x1 बराबर 4, राइट, सॉल्यूशन आपका क्या है, x1 इज इक्वल टू 4, राइट, और x2 इज इक्वल टू 5, राइट। ठीक है, ये आपका x2 इज इक्वल टू 5 और x3 इज इक्वल टू 0, ये वेरिएबल के आंसर आपके आ गए। ठीक है, तो ये तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको फंक्शन को कैसे लिखेंगे, ये मैं स्क्रीन फिर रब कर रहा हूँ, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। तो आपकी फाइनली जो वैल्यू आई थी वो मैं यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ। x1 की जो वैल्यू आई थी आपकी, x1 की वैल्यू आई थी आपकी 3 थी आई बिलीव, 4, x1 की 4, x2 की 5 और x3 की वैल्यू 0। आपका फंक्शन क्या था, बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, z को मिनिमाइज करना था, ठीक है, z को मिनिमाइज करना था। ओरिजिनल फंक्शन था x1 -3x2 प्लस 2x3,
आपने क्या किया था इसको, आपने किया था z डैश मैक्स बनाया था, इसको -1 से गुणा किया था। तो आपने क्या किया था, इसको -x1 प्लस 3x2 -2x3, यही किया था। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू है -4। ठीक है, x1 की वैल्यू आपकी -4 है, और 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस ये माइनस, ये प्लस जो भी है, सॉरी माइनस ही है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x3 की वैल्यू 0 है। तो देखिए ये क्या आंसर आया आपका, ये आपका हो जाएगा 3 15, और ये 11 आया, 11 प्लस में आया। लेकिन ये 11 प्लस में आया आपका जेड मैक्स का, ठीक है, जेड डैश मैक्स का। आपको चाहिए था जेड मिन। जेड मिन कैसे निकलेगा, -1 इंटू जेड डैश मैक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, -1 इंटू 11। तो दिस विल बी योर -11 इज द योर आंसर। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू निकालनी होती है, पहले तो आपको ये x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर इस फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये थोड़ा सवाल लंबा है, इसमें स्टेप ध्यान रखने हैं, लेकिन बड़ा ही मजेदार सवाल है। मतलब अगर ये आपके एग्जाम में अगर सिंप्लेक्स से उसने सॉल्व करने को दिया, तो ये 10 नंबर से कम का सवाल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग को यहाँ समाप्त करता हूँ। अब आपके साथ अगली जो आपकी क्लास है वो हम असाइनमेंट पे करेंगे। ठीक है, हम आपको किस पे करेंगे, अब अगली क्लास को हम असाइनमेंट पे करेंगे, जो कि आपका ये 6.3 होगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।